नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश बीजेपी की बैठक लगातार तीसरे दिन जारी है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं। उनके साथ राधा मोहन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी यूपी इकाई के प्रदेश प्रभारी हैं, और आज उनसे मिलने के लिए मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह और मोहसिन रजा पहुंचे हैं। आशुतोष टंडन, विधायक नीरज बोरा भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। बुक्कल नवाब और सांसद कौशल किशोर भी बीएल संतोष से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस बैठक में सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। जिला समन्वय समिति की बैठक इस वक्त बीएल संतोष कर रहे हैं। पहले आज से 3 दिन पहले कहा गया था कि बीएल संतोष का ये 2 दिवसीय दौरा होगा, लेकिन आज तीसरे दिन भी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। कई मंत्री इस वक्त मिलने के लिए पहुंचे हैं। ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन, नीरज बोरा मुख्यालय में पहुंचे, विधायक है नीरज बोरा। इसके अलावा बुक्कल नवाब और सांसद कौशल किशोर लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। और इसके पहले 2 दिन तक लगातार पार्टी कार्यालय में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा था और मंत्रियों के साथ तो बैठक हो रही थी और अलग अलग बैठक हो रही थी। इस वक्त नीलेश चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, बैठकों का दौर जारी है, तीसरा दिन आज है, क्या कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ उन बैठकों से निकल कर बाहर आ रहा है? देखिए विद्यासागर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर लगातार 3 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठकें कर रहे हैं। आज की अगर हम बैठकों की बात करें तो आज की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा, मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री आशुतोष टंडन, उसके अलावा सांसद कौशल किशोर, मंत्री स्वाति सिंह और एमएलए नीरज बोरा इस बैठक में पहुंचे थे। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही ये सारे लोग बैठक से बाहर आए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के द्वारा उनको बताया गया है कि सेवा ही संगठन है, उसी की भावना के तहत हमको उत्तर प्रदेश में काम करना है। मैं इस समय बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार ये जो बैठक हुई है, करीब 1 घंटे तक बैठक चली है। बैठक के बाद सारे मंत्री बाहर निकले हैं। साफ तौर पे ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सेवा ही संगठन की भावना के तहत हम सभी को काम करना है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी भावना के तहत उत्तर प्रदेश और देश में काम कर रही है। तो 1 घंटे तक चली ये बैठक अब समाप्त हो गई है। हालांकि इस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, पैनलिस्ट थे, उनको भी शामिल किया गया था। उसके अलावा जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे उनको भी शामिल किया गया था। साफ तौर पे यहीं सबको निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम कर रही है, सेवा ही संगठन की भावना के तहत काम कर रही है, उसको आगे भी ऐसे ही जारी रखना है। और इसमें ये जो चर्चा 3 दिनों से चल रही है, इसमें फोकस क्या रखा गया? सेवा ही संगठन तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव भी सर पर है। इस महामारी से लड़ते हुए आपको चुनाव के बारे में भी विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट करना चाह रही है, तो ये तो संभव नहीं है कि चुनाव के मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई होगी। देखिए, किसी भी मंत्री ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर संगठन महामंत्री के द्वारा कुछ कहा गया है। हालांकि ये कयास लगाए जा सकते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर ये 3 दिन लगातार बैठक चली है। कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा की गई होगी। हालांकि अभी जल्द में ही उत्तर प्रदेश में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो ये लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा रिपीट हो, उसी के तहत ये तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो या फिर संगठन महामंत्री बीएल संतोष हो। तो लगातार ये बैठकों का दौर सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है। कहा जा रहा है कि ये बैठक शाम तक चलेंगी और भी कुछ लोग इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब मंत्री यहाँ से निकले हैं तो अब बीएल संतोष। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो 9 बजे से बैठक चल रही थी, जो बैठक इस वक्त जो मंत्रियों और विधायकों के साथ कुछ एक विधायक मौजूद थे, बैठक खत्म हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी की मीडिया टीम से भी बीएल संतोष को मुलाकात करनी है। हीरो वाजपेयी, हरीश श्रीवास्तव, मनीष शुक्ला के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में समीर सिंह और मनीष दीक्षित भी होंगे, जिनसे बीएल संतोष मुलाकात करेंगे। प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट से भी बातचीत करेंगे। मीडिया के साथ कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। सिद्धार्थनाथ सिंह भी मीडिया कोऑर्डिनेशन की बैठक में शामिल होंगे। सरकार के
प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मीडिया टीम है वो काफ़ी कारगर हो, क्योंकि आज की तारीख में सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसको प्रस्तुत करना और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना, ये मीडिया टीम का बड़ा अहम रोल होता है। तो इसको लेकर भी बीएल संतोष उस टीम के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। नीलेश मेरे साथ जुड़े हैं। नीलेश, ये जो मीडिया टीम के साथ बैठक होनी थी, ये हो गई है या होने वाली है? देखिए, जो मीडिया टीम के साथ बैठक की बात कही जा रही है वो अभी बैठक चल रही है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी मनीष और जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो प्रवक्ता है उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जब टीवी चैनलों की डिबेट में हो या फिर कहीं बाहर हो, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये होता है कि वो अपनी सरकार का पक्ष कैसे रखते हैं, सरकार की जो योजनाएं लगातार चल रही हैं वो विपक्ष को कैसे बताते हैं, जनता तक कैसे पहुंचाते हैं। तो मीडिया टीम की अहम भूमिका रहती है। इसी के तहत जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं वो लगातार इन लोगों से भी बात कर रहे हैं और इन लोगों से भी जायजा ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मीडिया टीम काम कर रही है। दूसरी बात, जो टीवी चैनलों की डिबेट होती है उसमें प्रवक्ता किस तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं, विपक्ष का कैसे जवाब दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो पिछले आधे घंटे से वो भी अंदर हॉल में मौजूद है और उनके साथ भी बैठक की जा रही है। और कब कुछ वक्त बताया गया कब तक ये बैठक चलेगी? क्या कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह भी होना है? मीडिया जो पैनलिस्ट हैं उनकी ओर से कोई दिशा निर्देश दिया जाएगा? क्योंकि जब मीडिया पैनलिस्टों के साथ बात हो रही है नीलेश, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको अपनी सरकार का पक्ष रखना है और बेहतर तरीके से रखना है, और विपक्ष की तरफ से जो आरोप आते हैं उन आरोपों का माकूल जवाब देना है, ताकि जनता के बीच सरकार की छवि और ज़्यादा बेहतर हो, सरकार की बातें, सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से पहुंचे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, उसको लेकर बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। उसके अलावा अब पैनलिस्टों से जब बात कर रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं उनसे बैठक कर रहे हैं, जो सरकार के प्रवक्ता है उनसे बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ निर्देश दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उनका माकूल जवाब दिया जाए। साथ ही सरकार की जो योजनाएं लगातार जनता तक पहुंचाई गई, चाहे वो कोरोना काल हो या उसके पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही थी, जो योजनाएं धरातल तक लागू की गई हैं, उन तमाम चीज़ों को जनता तक पहुंचाने का काम भी मीडिया टीम करे। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उसको देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार ने 5 साल में उत्तर प्रदेश में किया क्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज तीसरा दिन है बीएल संतोष का उत्तर प्रदेश में, जो लगातार बैठकें कर रहे हैं। चलिए नीलेश, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल बीएल संतोष मीडिया पैनलिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। बढ़ते आगे, बात अलीगढ़ शराब कांड की करें। इस शराब कांड में माफियाओं पर आज भी कार्रवाई होगी। आज माफियाओं की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। मुख्य आरोपी अनिल चौधरी के कोल्ड स्टोरेज को तोड़ने की तैयारी हो रही है। अनिल चौधरी का ये कोल्ड स्टोरेज गोंडा रोड में स्थित है। इसके अलावा विपिन यादव की संपत्ति को तलाशने में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। इसके अलावा कुछ और शराब माफिया हैं जिनकी संपत्ति को जमींदोज किया जाएगा। आपको याद होगा जब अलीगढ़ शराब कांड का प्रकरण सामने आया था, उस वक्त ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा मैसेज स्थानीय प्रशासन को दे दिया था कि आपको क्या कुछ करना है। तो आज भी जितने भी आरोपी हैं उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई होगी। जो मुख्य आरोपी, विशेष तौर पर इस मामले में जो 3 मुख्य आरोपी हैं उन पर तो कार्रवाई होनी है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी हैं उनकी कुछ संपत्ति हैं उसको प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। कई ऐसी संपत्ति हैं जिनको चिन्हित करने की कोशिश हो रही है, उनको तलाश करने की कोशिश हो रही है ताकि उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। तो सरकार की तरफ से अब पूरी तरीके से सीधा सीधा मैसेज ऐसे माफियाओं को देने की कोशिश हो रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सरकार की तरफ से इस तरीके के माफियाओं को सीधा सीधा मैसेज कन्वे कर दिया गया था, मैसेज दिया गया था कि ऐसे काम जो भी करेंगे
उनके खिलाफ न सिर्फ आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी, बल्कि ऐसे लोगों के संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, संपत्तियों को जमींदोज किया जाएगा। वहीं शराब कांड की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर महीने नकली शराब से 3 करोड़ से ऊपर की कमाई हो रही थी। हर महीने सिर्फ अलीगढ़ में नकली शराब के जरिए 3 करोड़ की कमाई हो रही थी। नकली शराब की पेटी 1400 रुपए में डीलर को दी जाती थी और शराब डीलर उसे 2700 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते थे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए रिटेलर तक जाता था और फिर रिटेलर से आम लोगों तक जाता था। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 1300 में लेकर 27 रुपए में बेचते थे, वो उनके जो लोग होते थे वो गांव-गांव में फैले थे और 80 रुपए का जो पौवा होता है उसे 100 रुपए में बेचा जाता था। 2700 रुपए की पेटी खरीद कर 4800 रुपए में बेची जाती थी, यानी कि 1300 रुपए से जो पेटी जनरेट हो रही है वो आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 4800 या 5000 के आसपास का वो पड़ता था। ऐसे में और इसके साथ साथ जो 80 रुपए का एक पौवा होता है उसको 100 रुपए में आम लोगों को बेचा जाता था, वो भी नकली। तो नकली शराब के खेल में करोड़ों का मुनाफा होता था और नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे अधिकारियों तक उस मुनाफे का चढ़ावा पहुंचता था। आबकारी से लेकर पुलिस प्रशासन तक में पैसा बढ़ता था, मुनाफे का हिस्सा होता था और हर हिस्सा माकूल लोगों तक पहुंचाया जाता था। इसलिए बेरोक-टोक ये धंधा चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। और जिन लोगों के प्रश्रय पर ये पूरा खेल चल रहा था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि अलीगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। डिलीवरी मैन समय पर जो अधिकारी होते थे उनको रिश्वत पहुंचाते थे। इस वक्त मेरे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं ब्रजेश, अलीगढ़ में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले ब्रजेश, कार्रवाई से शुरू करते हैं। सरकार की मंशा तो सीधा सीधा है कि भाई अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ोगे, आपकी वजह से कुछ दिक्कत होती है तो आप पर कार्रवाई करेगी। जो मुख्य आरोपी है उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, क्या कुछ चिन्हित हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, पहले इसी शुरू कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी शराब माफिया है, जो भी उनके संरक्षण दाता है, उनकी एक एक इस पाप से कमाई हुई एक एक संपत्ति को नेस्तनाबूद कर दो, पूरी तरीके से खत्म कर दो। और यही वजह है कि कल भी एक जो है जो शराब कारोबारी था, उसका लोधा में जिसका अपना ठेका था, जो है जिससे सबसे ज्यादा मौतें हुई, उसके जो है नलकूप में बुलडोजर चलाया गया था। और आज जो शराब का मुख्य माफिया है अनिल चौधरी, उसके कोल्ड स्टोरेज को ढहाने की तैयारी है। गोंडा रोड में उसका कोल्ड स्टोरेज है, 3 बीघे में बना हुआ कोल्ड स्टोरेज है। तो आज उसको ढहाने की तैयारी है। किसी भी वक्त वहां पर जेसीबी मशीनें, बुलडोजर जो है वहां मूव करेंगे और उसके बाद उसको ढहाया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी कश्मकश प्रशासन के समक्ष ये है कि दरअसल वो कोल्ड स्टोरेज है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो किसानों का आलू है वो वहाँ स्टोरेज में है। अगर उसको जमींदोज किया जाता है तो बहुत सारे किसानों का ये जो पूरा जो है आलू है वो बर्बाद होगा। ऐसे में अब पसोपेश की स्थिति में है कि कैसे उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। दूसरा, इसके साथ ही विपिन यादव की संपत्तियों को खंगालने का भी प्रयास शुरू हो गया है। विपिन यादव की कुछ संपत्तियों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। विपिन यादव के साथ साथ कई और शराब माफिया हैं जिनकी संपत्तियों को फिलहाल प्रशासन आइडेंटिफाई कर चुका है और उनकी अवैध संपत्तियों पर, इसी अवैध और जहरीली शराब से कमाई हुई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाएगा। तो आज 2-3 जगह पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। प्रशासन अब से कुछ देर में वो तस्वीर साफ करेगा कि आखिर कहां पर ध्वस्त कर रहा है किसकी संपत्ति। लेकिन फिलहाल अनिल चौधरी की संपत्ति को लेकर साफ हो गया कि अनिल चौधरी का अवैध कमाई से बनाया हुआ ये जो कोल्ड स्टोरेज है इसको प्रशासन आज ढाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो ये खुलासा हुआ है ब्रजेश कि किस तरीके से काली कमाई नकली शराब से होती थी, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कमाई और दूसरा सरकार के राजस्व को नुकसान। 1300 का पेटी आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लोगों तक पहुंचते रिटेलर तक जाते जाते 4800 का हो जाता था। तो ये इतना बड़ा खेल कैसे चलता था?
इसमें तो वाकई अगर करोड़ों की कमाई हो रही तो मुझे लगता है कि जो चढ़ावा है वो हर वर्ग में बढ़ता होगा और सबको उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उसका भार होता होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जांच में जो बात सामने आई है, जो इनपुट्स निकल के आ रहे हैं, उसके मुताबिक एक जो पौवे की पेटी होती थी वो 3,000 रुपए की पौवे की पेटी और FL2 से निकलती थी, यानी FL2 से जब ठेकों में जाती थी तो 3,000 रुपए की वो पेटी जाती थी। लेकिन ये शराब माफिया वो पेटी 2,700 रुपए की सप्लाई करते थे। 1,400 रुपए की उस नकली शराब की फैक्ट्री से ये पूरी पेटी निकलती थी 1,400 रुपए में। जो 3,000 रुपए की FL2 यानी जो सरकारी स्टोरेज होते हैं वहां से जो निकलती है वही वो 1,400 रुपए की उस नकली शराब की फैक्ट्री से निकलती थी। 2,700 रुपए की जाकर के ठेकों में और उसके बाद जो गांव-गांव में पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास वो पहुंचती थी और उसके बाद वो उसे 4,800 रुपए में बेचते थे। यानी जो 80 रुपए, वैसे लीगली जो 80 रुपए का पौवा वो 100 रुपए में बेचते थे और इस तरीके से करके 2,700 रुपए की पेटी खरीद के 4,800 रुपए कमाते थे। इस तरीके से 100 से ज्यादा यहाँ पर अगर ओवरऑल अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 100 से ज्यादा ठेके ऐसे थे जहां पर ये पूरी नकली शराब बेची जाती थी और इससे 3 करोड़ से ऊपर की जो मंथली केवल कमाई होती थी, जो नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ती थी, जिसका हिस्सा अलग अलग बढ़ता था। यानी कि जो नीचे बीट कांस्टेबल से लेकर के ऊपर तक, इसके साथ ही अगर आबकारी निरीक्षक से लेकर के या फिर आबकारी दरोगा से लेकर के आबकारी के सिपाही से लेकर ऊपर तक एक एक जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो ये करोड़ों रुपए की कमाई इसी तरीके से, और जो तमाम जो चाहे वो पॉलिटिशियन रहा हो या ब्यूरोक्रेट्स रहा हो, जो शेल्टर करते रहे, उन लोगों तक भी ये पूरी कमाई जाती थी। साफ तौर पर इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। और तो और मंथली इनको सही समय पर इनके कमीशन की रकम जा सके उसको लेकर के बाकायदा डिलीवरी मैन तैनात किए थे इन माफियाओं ने, और वो डिलीवरी मैन सही समय पर उनको जो है उनके जो एश्योर्ड राशि थी वो वहां पर पहुंचाया करते थे। तो इस तरीके से ये पूरा मिली भगत का खेल जो सरकार माफ कीजिएगा, जो शराब माफिया और शराब माफियाओं के बीच और उनके संरक्षण दाताओं के बीच ये जो पूरा नेक्सस था वो इस तरीके से ऑपरेट होता था। करोड़ों रुपए की मलाई खाने के लिए ये सब लोग मुंह बंद करके बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे, और आखिरकार आज लगभग 90 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और इन सब मौतों का जिम्मेदार अगर देखा जाए तो ये पूरा नेक्सस है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है, इसमें इस पूरे अलीगढ़ के प्रकरण की अगर बात करें तो जो बड़ी खबर इस वक्त है कि ऋषि शर्मा अभी तक फरार है। 4 राज्यों में 6 सदस्यीय टीम लगातार ऋषि शर्मा को तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जहां पर ऋषि शर्मा का संभावित ठिकाना हो सकता है। अब तक 33 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ऋषि शर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अनिल चौधरी पकड़ा गया है, विपिन यादव पकड़ा गया है, लेकिन ऋषि शर्मा को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ब्रिजेश, 3 मुख्य अभियुक्त हैं, इसमें से 2 तो पकड़ में आ गए। ऋषि शर्मा को लेकर क्या कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है पुलिस को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है 4 राज्यों में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दिल्ली में उसके छिपे होने की आशंका है। दिल्ली में वो कहीं पर शरण लिए हैं, और इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ये 3 राज्य हैं जहां पर उसके छिपने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग टीमें दबिश दे रही हैं, ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 1 सप्ताह होने जा रहा है घटना को और अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। तो ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि आखिर ऋषि शर्मा का संरक्षणदाता कौन है, और अब तक ऋषि शर्मा, अगर अनिल चौधरी को आपने गिरफ्तार कर लिया, विपिन यादव को आपने गिरफ्तार कर लिया, तो ऋषि शर्मा अब तक गिरफ्तारी से कैसे बच रहा है और कैसे अब तक पुलिस ऋषि शर्मा तक नहीं पहुंच पाई, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के ऋषि शर्मा की पत्नी को जो है पुलिस ने जेल भेजा है, ऋषि शर्मा के भाई कपिल शर्मा को पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन ऋषि शर्मा तक अभी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। लगातार कोशिशें हो रही हैं और तेज उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, और चूंकि शासन से सख्त निर्देश है कि किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी तरीके से कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन जो भी इस जहरीली शराब कांड में शामिल है उसे कतई नहीं बख्शना। इसको लेकर पुलिस ने अब दबिश भी तेज कर दी है और गिरफ्तारी की। चलिए ब्रिजेश, अब ऋषि शर्मा की तलाश हो रही है। 2 अभियुक्त तो पकड़े गए हैं, लेकिन ऋषि शर्मा की तलाश में 4 राज्यों की यूपी पुलिस खाक छान रही है। फिलहाल के लिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे सीबीएसई 12वीं बोर्ड की बात करते हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक की और बैठक के बाद फैसला हुआ। इस फैसले से करीब 14 लाख बच्चों को राहत मिली है। वहीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा है कि कोरोना काल के माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, जिसके कारण परीक्षा को रद्द किया जाता है। कह रहा था कि पूरा प्रॉपर होगा, कोई कह रहा था कि कैंसिल होंगे, तो इस वजह से हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी कैंसिल हो गए हैं तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। हाँ, क्योंकि हमारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए। ये पैंडेमिक की वजह से बच्चों को बहुत ही डेंजर हो चुका है, क्योंकि ये अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे मतलब कोरोना तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है, वो वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई, और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता। बाराबंकी में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है। बंदूक से खुलेआम एक युवक फायरिंग करता रहा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे। ये देखिए, आसपास भीड़ लगी पड़ी है, तिलक समारोह है और वहां पर फायरिंग हो रही है। पुलिस वाले भी तिलक समारोह में पहुंचे हैं, वो कुर्सियों में बैठे हैं, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने उन्हें इस लड़के को रोकने की जहमत नहीं उठाई। और अब इस हर्ष फायरिंग का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, किसी की भी जान जा सकती है और इस तरीके की हर्ष फायरिंग का जो इतिहास रहा है वो बड़ा बुरा रहा है। कई बार लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आज देखिए, लोगों की भीड़ लगी है, लोग खड़े हैं, नीचे लोग बैठे हुए हैं और हर्ष फायरिंग हो रही है। ये मामला बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।